सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज मैं इम्पोर्टेंट एक लेक्चर लेके आया हूँ। इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। बीपीएससी के एग्जाम में ई ऑप्शन का जो इम्पोर्टेंस आप देखिएगा वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ओके, एक्चुअली में जब आप देखिएगा कि 60 से जो 60 सेकेंड यानी 60 से 62 का जो एग्ज़ाम था उससे पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। तो होता क्या था कि बीपीएससी जब भी आंसर की रिलीज़ करता था उसके बाद बहुत सारे चैलेंज जाते थे और चैलेंज के बाद उनको बहुत सारा क्वेश्चंस को ही डिलीट करना पड़ता था। तो उसके बाद बीपीएससी ने एक नया तजुर्बा अपना, समझिए कि इन्हीं के द्वारा ये ऑप्शन लाया गया है ई। और ई ऑप्शन में भी दो तरह से लिखा रहता है। उसमें ऐसा लिखा रहता है कि नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी आप बेसिकली ई ऑप्शन को दो ऑप्शन में काउंट कर सकते हैं। ओके, एक तो नन ऑफ द एबव और दूसरा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो कहने के लिए 5 ही ऑप्शन है बीपीएससी में, बट ये इफेक्टिवली 6 ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कुछ ट्रिक्स की कैसे हम लोग ई ऑप्शन को फाइंड आउट करेंगे और कैसे एलिमिनेट करके ई ऑप्शन तक पहुंचेंगे एग्जाम हॉल में ही। ओके, तो इससे पहले मैं कुछ ट्रेंड आपको बताता हूं। तो ट्रेंड ये है कि जब 60 से 62 में हुआ था तो उस बार 9 क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो वो इफेक्टिवली 6% के आसपास था। और जिस बार सबसे अधिक आया था वो 65th का री एग्जाम हुआ था दिव्यांग जनों के लिए, उसमें उसमें 17th था। तो इफेक्टिवली वो 11.33%, यानी आप इफेक्टिवली इसको 11% बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली वेरी कर रहा है 4% से लेकर के, यानी 5% से लेकर के 11% के बीच में। यानी अगर देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में अगर आप समझिए कि 150 क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन हैं, तो 5 ऑप्शन हैं तो प्रोबेबिलिटी सही होने की कितनी होनी चाहिए? 20%। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 20% नहीं है, ये बहुत कम ही दिया जाता है, 11% तक ही गया है मैक्सिमम। तो यानी वो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जानबूझ के नहीं देने के लिए। बहुत कम ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग जानबूझ करके ये ऑप्शन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में वो लोग खुद को सेफर साइड में रखने के लिए ये संभव, मतलब ये आ जाता है। ओके, बट जब आप ये इनिशियल डेज में जब 60-62 सब हो रहा था तब, लेकिन 66 में देखा गया है कि 4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा आगे एक स्लाइड में, 4 या 5 क्वेश्चन इंटेंशनली उन्होंने दिया था कि ई ऑप्शन हो। इसी तरह 65th में 7 क्वेश्चन ऐसा था कि इंटेंशनली वो चाहते थे कि इसका ई ऑप्शन हो, और 5 क्वेश्चन जब वो रिवाइज्ड ऑप्शन की दिए थे तो उसमें वो बदल दिए थे उसका आंसर। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर भी कुछ हम लोग नेचर इसका पता करने का कोशिश करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका ई ऑप्शन सही होता है। ओके, तो इसको सही पता करने के लिए आप क्या देखिएगा कि 2-3 चीज़ें हैं जो कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ऐसा नहीं है कि ये एक तरह से समझिए कि मैं आपको कोई ट्रिक बता रहा हूँ कुछ इस चीज़ का, बट आप भी देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर उल्टा के तो आपको लगेगा हाँ ये सारे बात सही ही है। तो ये 4-5 ऑप्शन ट्रिक हैं जिसको आप देखिएगा तो आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि हाँ इसका ऑप्शन तो ई होने ही वाला है, जो श्योर शॉट है। जिसका आंसर चेंज होगा उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर भी उसको भी हम लोग पता करने का कोशिश कर लेंगे कि एटलीस्ट कि हाँ ई ऑप्शन इसका हो सकता है। तो होगा क्या, जहां कहीं पे भी इस तरह का एक्सट्रीम वर्ड लिखा है जो कि सेंटेंस को एक्सट्रीम बनाता है, कि मान लीजिए कोई उत्पाद है ये सिर्फ बिहार ही बिहार में होती है, ऐसा तरह का वर्ड रहे, या लेकिन ये इसका 100% उत्पाद बिहार में ही होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसका दूसरे जगह उत्पाद नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, जहां पे ये लिखा रहे कि ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, ओनली इन बिहार, ओनली इन इंडिया, इस तरह का वर्ड रहे, तो जनरली उसका ऑप्शन, मतलब उस ऑप्शन का गलत होने का पूरा संभावना है। तो सपोज कीजिए कि कोई मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 5 ऑप्शंस रहते हैं, तो 3 ऑप्शन को आप पहले ही इलिमिनेट कर दिए हैं कि ये 3 तो नहीं ही होगा, और चौथा वर्ड आपको ऑप्शन मिल जाए कि इस तरह का वर्ड उसमें रहे, ऑलवेज, नेवर, 100%, 0%, ओनली, तो ये एक्सट्रीम वर्ड होता है, जनरली वो भी नहीं ही सही होगा। इसका मतलब नन ऑफ द अबव हुआ, फिर आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दे करके भी आगे बताने वाला हूँ इस सारा चीज को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी क्वेश्चंस का। फिर कुछ टर्म्स ऐसा रहता है कि मे बी, मे नोट बी, रेयरली, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑफेन, इस सब तरह का अगर स्टेटमेंट लगे जहाँ की कभी आपको लगे कि ये एक तरह से रिलेटिव है कि हाँ ये यूपी में भी होता है, ये बिहार में भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि नॉर्थन बिहार में बाढ़ आती है, तो ये स्टेटमेंट सही होने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। ओके, तो मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक
क्वेश्चन एक ऑप्शन आपने पहले ही तय कर लिया कि ये तो सही होगा ही होगा, और कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इस तरह के टर्म्स आपको देखने के मिले, तो आप फिर ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ओके, और ये जो थर्ड है ये वन ऑफ द मोस्ट है, इसको मैं वीवीआई पॉइंट बताऊंगा। ओके, और फिर इसका एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि मान लीजिए कीवर्ड्स रहेगा, कीवर्ड्स ऐसा रहे कि मेन मतलब कि ऐसा रहे कि वायुमंडल में मुख्यतः ये गैस पाया जाता है। ओके, या वायुमंडल मान लीजिए कि कार्बन, एक बार ये पूछा भी गया था, मेरे पास क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन है। अब मुख्य घटक आपको पूछ रहा है, यानी कोई एक ही पूछ रहा है, बहुत अधिक उसमें होने का संभावना नहीं है। ओके, तो जब आपको मुख्य पूछ रहा है, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस केस में ई ऑप्शन होने का संभावना बहुत कम हो जाता है, यानी कि नीचे का जो चार है उसी में से कोई एक होगा जो मुख्य घटक होगा। उसका CO2 रहे, मान लीजिए CH4 रहे, वाटर वेपर रहे, तो कोई एक ही तो मुख्य होगा जिसका परसेंटेज अधिक होता है ग्रीन हाउस गैस में। फिर अगर कहीं पे रहेगा मोस्ट, यानी कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है, ये 65th या कब का है, ये मेरा पेपर है, ये है आपको 66 का। ओके, तो उसमें ऐसा रहेगा कि 65th का है कि द स्वीटेस्ट शुगर अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब स्वीटेस्ट शुगर पूछ रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो स्वीटेस्ट शुगर यानी इसमें से नीचे में जितना ऑप्शन दिया गया मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसी में से कोई ना कोई ऑप्शन ही होगा। ओके, तो इस केस में ई ऑप्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन को लोग क्या करते हैं कि ऊपर में ढंग से नहीं पढ़ते हैं कि वो ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। आप प्लीज ऐसा गलती नहीं करें, एक क्वेश्चन गलत होने से हो सकता है कि आपका एक मार्क से सिलेक्शन नहीं हो, तो आप प्लीज प्लीज इसको ध्यान से देख करके देखिएगा। वैसे भी वो लोग इंडेंटेड फॉर्म में इसको दिए रहते हैं, उसका जो फॉन्ट रहता है वो इंडेंट करके वो ऑलरेडी देते हैं बीपीएससी में, फिर भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है कभी कभी। तो नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार तो अच्छा से पढ़िए, और जिसमें ये कीवर्ड आप ढूंढने का कोशिश कीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन ई होने वाला है या नहीं होने वाला। तो जैसे मेन, मुख्यतः, मोस्टली, स्वीटेस्ट, इस सब तरह का जो रहेगा, तो उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन नीचे में से ही रहता है, तो ई ऑप्शन उसका नहीं होता है उस तरह के क्वेश्चन का। और इलिमिनेशन मेथड तो हम लोगों को यूज़ करना ही है जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। इलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है लास्ट स्लाइड में उसी का ही दिया हूँ। तो इलिमिनेशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलिमिनेशन मेथड जो है काम नहीं करता है, कोई बोलता है काम करता है। देखिए, इलिमिनेशन मेथड हर एक क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, और उसके लिए कुछ कंडीशंस भी है। आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तभी आप उसको कर पाइएगा। ऐसे नहीं है कि आप आंख मूंद के हर एक क्वेश्चन में इलिमिनेशन ढूंढने लगिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा सर इलिमिनेशन इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं यूज होता है। ये इलिमिनेशन मेथड आपको एज दिला देता है। एज दिला देने का मतलब है कि आप अगर बॉर्डर लाइन पे हैं और आपको प्रॉपरली पता है कि इलिमिनेशन कैसे किया जाता है, कुछ ऑप्शन आपके छट रहे हैं, तो आपको ये हमेशा पॉजिटिव ही रखेगा, नेगेटिव मार्किंग में नहीं ले जाएगा। वैसे भी बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी किसी भी दूसरे एग्जाम जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे भी आपको काम आएगा। और चूज ई ऑप्शन इन बीपीएससी ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर फ्रॉम योर साइड। जब तक तुम 100% श्योर नहीं हो तब तक उसको मत चूज करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी मैं आपको दिखाया कि वो 5% से लेकर 11% ही है, बहुत कम चांसेस है। 11% भी बहुत एक ही बार गया है। ओके, नहीं तो विद इन 10% ही चांस है ई ऑप्शन होने का, इसीलिए ई ऑप्शन का बहुत कम संभावना होता है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन है जिसमें श्योर शॉर्ट ई ऑप्शन होगा, वो आपको एग्जाम हॉल में पता चल जाना चाहिए। ओके, और उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बताया। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके आपको 66 बीपीएससी में जो आंसर की बीपीएससी के द्वारा फाइनल रिलीज हुआ है उसके आधार पे जो जो क्वेश्चन है उसको करके दिखाने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन द बिहार इन नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ फ्लोइंग का मतलब नॉर्थ के दिशा में बह रहा है। अब चलते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं। सपोज कीजिए क्या कि ये है बागमती। ओके, तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सारे हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं एक तरह से, या सोमेश्वर श्रेणी से। तो वो सारा किधर फ्लो करेगा? वो साउथ की तरफ फ्लो करेगा। तो जब साउथ की तरफ फ्लो करेगा तो इस क्वेश्चन में आपको सोचनी ही नहीं है कि इसका क्या होगा आंसर। भाई बिल्कुल ई होगा, एक बार भी सोचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे श्योर शॉट है ई है, यानी बीपीएससी इंटेंशनली यहाँ पे ई दिया है। ओके, अभी यही क्वेश्चन रहता, इसमें ये दो ठीक रहता और यहाँ पे आपको सोन दे दिया होता। सपोज कीजिए सोन नदी पहला ऑप्शन दे दिया होता और लास्ट में आपको यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये पुनपुन दे दिया होता। तो अभी आप क्या करते? आप सोन देखते, यहाँ पे टिक मार देते। इस तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज गो थ्रू द ऑल ऑफ द ऑप्शंस इन
बीपीएससी एग्जाम। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सून रहता और नीचे में पुनपुन रहता तो क्या होता, तब तो ये दोनों हो जाती, तो ई ऑप्शन हो जाता। मेरा मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, तो एक क्वेश्चन आया था जो लास्ट में वो क्वेश्चन भी लिया हूँ, तो उनका एक ही मार्क्स से क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, सेम गलती किए थे। पहला ऑप्शन में बाबू वो अमर सिंह ऑप्शन में था, कुंवर सिंह नीचे में था, उनको लगा ओके बाबू जस्ट पढ़े कि बाबू कुंवर सिंह, बस वो पहला टिक करके आ गए और उस साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, बाद में हालांकि उनका सिलेक्शन हो गया है, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चंस बीपीएससी में पूरा हर एक ऑप्शन के साथ पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार में कितना फॉरेस्ट जो है एरिया है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा ही ऑप्शन है कि मैं एग्जाम में ही मुझे याद था कि 7.76 होता है। देखिए फिर भी बच्चा कैसे मिस्टेक्स करता, मैं भी ये क्वेश्चन गलत किया था, तो 7.76 एग्जाम हॉल में ही मैंने लिखा, लेकिन मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि जनरली जहाँ परसेंटेज समय ये सब जो ऑप्शन रहता है वो कोई ना कोई करेक्ट होता है, तो चलो 7.76 हो सकता है मैं ही गलत पढ़ लिया हूँ। वहाँ पे मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होने लगा, बहुत कन्फ्यूज़न होने लगा और फिर मुझे 7.27 में मार के आ गया था, जबकि मैं गलत किया था। देखिए मुझे 7.76 याद था, मैं वहीं पे ये चीज़ लिखा था, फिर भी मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा और लास्टली मैं इसको ए टिक कर दिया 7.27। अब बीपीएससी जो ये पूछा था, तो बीपीएससी भी इस इंटेंशन से पूछा था कि इसका आंसर ए होगा। जब वो पहला ऑप्शन आंसर की रिलीज किया तो 7.27 ही दिया था। क्यों कि जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो था वहां पे कहीं पे या बिहार के किसी एक साइट पे, गवर्नमेंटल साइट पे ये 7.27 दिया हुआ था, तो जो क्वेश्चन सेट कर रहे थे वो यही सोच के मारे। और बाद में जब एक्चुअल जो अपना नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है हर एक 2 साल पे, उसमें ये दिया हुआ था कि नहीं 7.76 है, तो फिर बीपीएससी ने इसको रिवाइज किया और ई ऑप्शन पे गया। तो देखिए ये मेरा सही हो सकता था, जब मैं पढ़ के गया था इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट या फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट, वो मुझे अगर 100% हम श्योर होते कि नहीं यही होता है, तो कभी कभी कॉन्फिडेंस डोल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो खुद से पढ़ के गए हैं ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे या फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक सेट है, ना कि किसी न किसी साइट पे कुछ भी दिया हुआ है वो सारा चीज़। ओके, तो ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदा मगध में। तो ये हम सब लोगों को पता है कि ये कौन सा होगा, पाटलिपुत्रा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो हम लोग राजगीर पढ़ते हैं, तो राजगीर नहीं था, तो ये इंटेंशनली वो क्वेश्चन दिए थे। बीपीएससी का पहला जो आंसर पे की निकला था उसमें भी यही था, तो ये क्वेश्चन है इंटेंशनली दिया हुआ कि हाँ वो चाहते हैं कि आप ई पे टिक करें। तो इस तरह पे ये सब तभी आपको संभव है जब आपको अपने नॉलेज पे 100% कॉन्फिडेंस रहेगा। वो तब होगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, 1-2 बार मॉक लगाइएगा, आप गलत कर कीजिएगा पहले, बाद में फिर आपको लगेगा अरे यही होगा, फिर आप एग्जाम हॉल में भी सही टिक करके आइएगा। अब चलते हैं, अब है कि बिहार गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए इस तरह से ये सब जो है ना, ये एक तरह से जनरल है, किससे मैनेजमेंट करेगा, किसका फाइनेंस का, यानी गवर्नमेंट जहाँ पे भी पैसा खर्चा करता है वहाँ का। ओके, तो एक्चुअली जब आप बीपीएससी कंप्लीट कर जाइएगा, तो फिर जब आप बिहार गवर्नमेंट में जॉब करने लगेगा, तो आपको जिसका जो सैलरी बनेगा वो यहीं से बनेगा, यहीं पे आपका अकाउंट खुलता है, एनपीएस सब कहीं कहीं बनेगा और फिर बाद में यहीं से आपको सैलरी मिलती है। ओके, तो मैं तो चाहता हूँ सभी का, आप सबों का हो जाए, तो आप लोग और अच्छा से इससे मतलब इसके बारे में आपको और अच्छा से पता चल जाएगा। फिर भी जब मैं एग्जाम लिख रहा था तो मुझे भी नहीं पता था। तो देखिए इस तरह का स्टेटमेंट, क्या मैं बोला कि एक जनरल सा स्टेटमेंट, रिलेटिव सा स्टेटमेंट है कि विल मेक ए फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द स्टेट ऑनलाइन एंड पेपरलेस। जनरली यही तो है, अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो क्या चाहते हो आपकी पेपरलेस हो जाए। तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है सहरसा, जहाँ पे कि पेपरलेस सारा चीज़ चलता है, वहाँ का जो डीएम ऑफिस है सब कुछ पेपरलेस है। तो होता क्या है, जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो है क्या कि इसमें से पहला ऑप्शन हाँ ये सही होने का बात है, विल मैनेज स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन लोकल बॉडी। तो ये बेसिकली कहीं पे भी जो किसी न किसी, मान लीजिए आपको सैलरी पे करना हो या किसी योजना के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना हो पेपरलेस काम करवाने के लिए, तो ये होता है। तो इस तरह का जो जनरल सा स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन रहता है उसका आंसर ई होने का बहुत ही अधिक संभावना होती है। तो किसी को अगर आ रहा था तो बिल्कुल सही, नहीं तो आप इस पर तुक्का भी मार के इसको ई ऑप्शन कर सकते थे। ओके, उसके बाद है कि सतत जीविकोपार्जन योजना। तो आप जब बीपीएससी कंप्लीट कीजिएगा तो कहीं पे जब जॉब करने जाइएगा तो ऐसा मत सोचिए कि आपको आप ही के डिपार्टमेंट का सारा काम मिलेगा, आपके डिपार्टमेंट से अधिक आपको बाहरी काम मिलेगा। गवर्नमेंट बीच बीच में कोई कोई योजना लेके आते रहता है, तो आप यदि ग्राउंड लेवल के यानी ब्लॉक पे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बीडीओ हैं, सीईओ हैं, एमओ हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस सब योजना में काम करना ही करना पड़ेगा। और कहाँ से काम करवाना पड़ेगा, तो आपको इसमें
जो जीविका एक एनजीओ है उसके साथ मिलकर के ये सारा काम कराना पड़ता है। मुझे फॉर्चुनेटली एक काम करने का यहाँ पे अवसर मिला था, सतत जीविकोपार्जन योजना, जो कि बिहार गवर्नमेंट क्या की है, एक नीरा स्कीम लेके आई है। नीरा स्कीम में क्या है कि मान लीजिए कि जिनके घर में पहले जो पसीवा सब हम लोग बोलते हैं मैथिला रीजन में, पसीवा जो ताड़ी उतारता है, तो ताड़ी उतारने का काम करता था। तो अभी तो बिहार में क्या हो गया है कि देसी दारू सब कुछ बंद है, सब कुछ मतलब हर एक तरह का जो भी अल्कोहल है वो बंद है। तो वो लोग क्या करें, चूंकि उनका तो सतत जीविका यानी हमेशा से उनका यही था जीविकोपार्जन, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वो करते थे। तो गवर्नमेंट क्या किए हैं कि हाँ आप ऐसा करो कि उसको नीरा में परिवर्तित करो और फिर बेचो। और उसके लिए गवर्नमेंट एक सर्वे कराया था, सभी को 1-1 लाख रुपया देने के लिए सोचा था। तो उस वो सर्वे हम बिहपुर ब्लॉक जो है भागलपुर में, थाना बिहपुर ब्लॉक, वहाँ मैं ही कराया था। तो उस सर्वे करवाने का मुझे अवसर मिला था। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है, लगता है बहुत इजी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। जब उनके घर पे जाते थे तो उनको लगता था कहीं पुलिस कंप्लेन तो नहीं कर देगा, जबकि हम लोग गए थे उनको 1 लाख रुपया देने के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ डंडा लेके निकलते थे, तो फिर हम लोग फोर्स के साथ जाते थे वहाँ पे, उस एरिया में जहाँ पे जो ताड़ी उतारने वाले लोग सब थे वहाँ पे। खैर ये सब छोड़िए, अभी अगर मुझे पूछता तो मैं बहुत आराम से इसको सही करता, लेकिन उस समय में मैं भी गलत किया था इस क्वेश्चन को। तो है क्या कि ये सतत जीविकोपार्जन योजना, तो सतत जीविकोपार्जन योजना में क्या है, तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। हाँ, उसमें यही है कि वो जो युवा है उसको बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को पैसा दिया जाएगा कोई ना कोई अलग बिजनेस करने के लिए नीरा से रिलेटेड। नीरा पीने में बहुत अच्छा होता है। नीरा बेसिकली वो होता है जबकि धूप निकलने से पहले आप अगर ताड़ी को उतार लेते हैं, फिर उसको कंजर्व करते हैं वो लोग, -10 नहीं 10 डिग्री सेल्सियस पे कंजर्व करते हैं, और थोड़ा कुछ चीनी शुगर अलग से ऐड करते हैं। पीने में बहुत अच्छा लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा नीरा है, अगर आपको हम नहीं बताएंगे लगेगा कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, बिल्कुल सही। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली पारंपरिक परिसंपत्ति प्रदान करना, तो ये भी सही है। तो ये 2 ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह का जितना भी होता है ना सतत जीविकोपार्जन योजना, तो ये एक तरह से जनरल टर्म का है, आपको लग रहा है ना कि रिलेटिवली है, तो उस सब तरह में ये ऑप्शन ई होता है। हालांकि ये बोलना बहुत ईजी है, परीक्षा में लोग इतना आसानी से नहीं कर पाता है। तो 1-2 क्वेश्चन चलिए गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पकड़नी है टर्म। ओके, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन इसका सही था, और इससे क्या होता, ई आंसर इसका सही हो जाता। हु इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये क्वेश्चन आपको मैं गारंटी देता हूँ 99% क्वेश्चन गलत किया होगा, क्योंकि हम लोगों को एक ही चीज पता रहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था। हाँ गाया जरूर था, लेकिन ये पूछ रहा है ऑथर। तो यही की वर्ड होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑथर कौन है इसका। ओके, तो इसका ऑथर जो है ये आपको अच्छा से पता जब तक नहीं रहेगा आप इसको नहीं सही करके आइएगा। और ये लोग जनरली इसको बहुत सारे लोग गलत किए हुए थे, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी गलत किया था। तो क्योंकि मुझे ऑथर टर्म पे ध्यान नहीं गया था। उसके बाद जो है कि इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कर सकते थे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था ना कि कुछ इंटेंशनल क्वेश्चन है जिसको आप ऑप्शन पढ़ के आराम से कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं कि मान लीजिए नाना साहब पढ़े कानपुर, आओ आपको लगा वाह ये तो पहला ही व्यक्ति मिल गया, चलो ए टिक करते हैं, बिल्कुल गलत, आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप इसको ई ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि बाकी सारा ऑप्शन भी तो सही ही है इसमें से। ओके, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जिसका आपको ई करना चाहिए एग्जाम हॉल में। ओके, फिर एक क्वेश्चन में आपको, जहाँ पे मैं आपको कीवर्ड के बारे में बताया था, वो ये पढ़िए, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व मुख्यतः किसने किया था। यहाँ पे मुख्यतः टर्म देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली किसने किया था। तो ये बाबू अमर सिंह ने किया था, लेकिन ये मुख्यतः किया था क्या, नहीं, कुंवर सिंह। हाँ बिल्कुल, बिहार में जब भी 1857 के विद्रोह का चर्चा होता है, पहला नाम हम लोगों के मुंह पे आता है, वो कौन सा है, कुंवर सिंह। तो बिल्कुल हम लोगों को कुंवर सिंह इसमें टिक मारना चाहिए था, और कुंवर सिंह ही इसका आंसर होगा। ओके, अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं बाबू अमर सिंह भी है, कुंवर सिंह भी है, क्यों ना हम लोग ई ऑप्शन टिक कर दें। बिल्कुल गलत, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः पूछा जा रहा है। वैसे मुख्यतः नहीं भी पूछा जाता तब भी 1857 के विद्रोह किसने किया था, तो किया तो कुंवर सिंह ही था। लेकिन जब ये यहाँ से वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ गए, तो फिर जब ये उधर चले गए, तब इनके अनुपस्थिति में अमर सिंह ने उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन नेतृत्व विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था, तो वो कुंवर सिंह ही ऑप्शन होगा, इस केस में ई ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आप देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और था कि जहां, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि जहां भी ये सब कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मुख्यतः, मोस्टली, तो इस सब तरह का चीज जब रहेगा तो उसका आंसर ई होने का बहुत कम चांस रहता है, उसका आंसर ए, मतलब कोई ना कोई उसमें से ऑप्शन रहता ही है।
उसके बाद बचा एलिमिनेशन मेथड। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एलिमिनेशन मेथड हर एक एमसीक्यू एग्जाम में आपको पॉजिटिव में मार्क्स दिलाएगा, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम है, वहां नेगेटिव मार्किंग है, ओके। तो यदि नेगेटिव मार्किंग है फिर भी अगर आप एलिमिनेशन कर पाते हैं और आप पहले से ठीक ठाक एक लेवल पे पहुंच गए हैं, मान लीजिए कि आपको लगता है कि अब मेरा यानी 100 क्वेश्चन था, मैंने 50 क्वेश्चन कर लिया है, अब मुझे 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे मुझे एक दो ऑप्शन तो हम छांट सकते हैं, तो आप प्लीज गो अहेड विथ द एलिमिनेशन मेथड। उसको छोड़ के मत आइए, आपको मैं गारंटी देता हूं आपको पॉजिटिव में ये मार्क्स देगा, नेगेटिव में नहीं देगा, और अपने घर पे ये ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्या है कि जिस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ चीज तो आपको आता हो, एटलीस्ट एक भी ऑप्शन तो आपसे छट रहा हो। ऐसा नहीं है कि मुझे 100% हम श्योर नहीं है एक भी ऑप्शन के, फिर भी एलिमिनेशन मेथड यूज करके मार रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ओके। उसका मतलब वो आप गेस वर्किंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको 100% पता है कि ये नहीं होगा, और रिमेनिंग 4 में से इसका मतलब कोई ना कोई होगा, और बीपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग होती और आप 155 में से 150 क्वेश्चन में से सपोज कीजिए 80-85 क्वेश्चन कर लिए होते, तब भी आपको टिक करके आना चाहिए था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है अब कि 25% वो सही हो जाएगा आपका। और अगर कहीं पे 25% सही होने का प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब हुआ कि नेट करेक्ट आपका आंसर कितना हो सकता है। तो मान लीजिए 75% आप गलत कर दीजिएगा, तो फिर वो निगेटिव होते होते आपको, मान लीजिए 1/3 निगेटिव है, फिर वो होते होते आपको एटलीस्ट यहाँ पे 17-18% तो आपका सही हो ही जाएगा। तो ये हुआ। इसी तरह से अगर आप 2 ऑप्शन छांट देते हैं तो आपका चांस है कि रिमेनिंग जो 3 है, 5 में से 3, उसी 3 में से कोई एक सही होगा, तो 1/3 सही होने का चांस है, तो यहाँ पे फिर 33%। और अगर आप 3 ऑप्शन छांट देते हैं तब तो 50% चांस हो जाता है। तो किसी भी एग्जाम में अगर 50% हो जाता है और 50% नेगेटिव है, फिर भी आप वो करके आइए, देखिए आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड को भी हम लोगों को अच्छा से यूज करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का मैं पेपर लेके एक बार आपको एलिमिनेशन मेथड्स पे कितना क्वेश्चन बन सकता है वो दिखाऊंगा। और मैथ में प्लीज प्लीज प्लीज, मैथ में ना आप जरूर एलिमिनेशन मेथड तो इसमें नहीं कहा जा सकता है, आपको नहीं बन रहा है कोई मतलब नहीं, आप आंसर पुट करके देखिए, ऑप्शन रख करके आंसर में देखिए, क्वेश्चन में आपको मैं गारंटी देता हूं कि 10 में से 3-4 क्वेश्चन तो आपको यूं बन जाएंगे। आपको मैथ का एबीसीडी नहीं आ रहा है फिर भी आपसे बन जाएगा। कहीं पे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, नीचे वैल्यू दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट कीजिए, जहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, जिसमें मैच हो जाएगी वही आंसर होगा। तो इस तरह से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, और 1-2 मार्क्स करके भी अगर मान लीजिए 5-7 मार्क्स आप इस तरह से बढ़ा लीजिएगा ई ऑप्शन का मदद करके, इल्यूमिनेशन का मदद करके, तो आप लिस्ट में एकदम है, यही समझिए। आप बॉर्डर लाइन पे भी थे, अब 5 क्वेश्चन आपका सही हो गया और आप आराम से इन कर जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे कुछ और सारा लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, वो सब देख सकते हैं आप। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी भी तरह से मेरा वीडियो आपको मदद कर रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स